जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अंदर आज हम जिस ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस ज़िले की शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है देहरादून। मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़िला सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक मेरे द्वारा आप लोगों को 11 ज़िले कंप्लीट करवा दिए गए हैं। 11 ज़िले किस तरीके से कंप्लीट करवाए गए हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज बता दूं। 4 ज़िले तो मेरे द्वारा MCQs के माध्यम से करवाए गए थे, जिसके अंतर्गत आपका उत्तरकाशी, आपका रुद्रप्रयाग, आपका पौड़ी और टिहरी, ये 4 ज़िले हो गए। उसके अलावा 8 ज़िले जो थे, 8 ज़िले यानी कि कुमाऊं के जो 6 ज़िले हैं और साथ में उत्तरकाशी और चमोली को PPT के माध्यम से पूरे तरीके से डिटेल वाइज मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया है। अब आप लोगों को जो ये 11 ज़िले हैं ये कहाँ मिलेंगे, आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पर ज़िला सीरीज उत्तराखंड करके एक जगह 4 ज़िले मिलेंगे आप लोगों को जो MCQs में हैं, और एक साइड लिखा होगा आपका लिखा होगा ज़िला सीरीज उत्तराखंड, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 8 ज़िले यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए, इतनी जानकारी जो है वो आप लोगों को पता लग गई होगी। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, अब हमारे कितने ज़िले बचे? 2 ज़िले बचे, ठीक है। 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक है आपका देहरादून और एक है आपका हरिद्वार, ठीक है। एक आप लोग क्या करेंगे, आज देहरादून करना है हमने और प्लस हमने क्या करना है, हरिद्वार करना है। अब देखिए, दोनों ज़िले क्या है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और विशेषकर आपका जो देहरादून ज़िला है, यहाँ से आप लोगों को 4 या 5 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, भले जो ये आपका देहरादून ज़िला है इसको करने में हमें 5 या 6 दिन लग जाए, आधा घंटे 35 मिनट की या 40 मिनट की वीडियोस के माध्यम से हम इन्हें हर दिन क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, देहरादून और हरिद्वार को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, जिस तरीके से हमने चमोली के ज़िले को पढ़ा था, ठीक है। चमोली का ज़िला आप लोग देख लेना, चमोली ज़िले से भी बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग ये जो मैप मैंने बनाया है देहरादून का, इसे आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लेना। अब जो ये मैप है आपका देहरादून का, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ठीक है। हम पहले भौगोलिक स्थिति देख लेंगे अपने देहरादून की, देन हम क्या करेंगे, इसके इतिहास की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा देहरादून आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन कौन से जगह है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग है वो है आपका त्यूनी। कौन सी जगह पड़ती है, आपसे पूछेगा कि त्यूनी कहाँ पड़ता है, तो त्यूनी आपका देहरादून जनपद में पड़ता है। फिर उसके अलावा चक्राता, कालसी, विकास नगर, ठीक है। तो ये जो ये विकास नगर से, लगभग विकास नगर से ले लो आप लोग और त्यूनी तक का, ये एक एरिया माना जाता है जौनसार बाबर का, ठीक है। और ये एक तरीके से किस टाइप का एरिया है, थोड़ा सा ग्रामीण टाइप का एरिया है। अब बचता है आपका देहरादून और ऋषिकेश। ये कैसा है, एक मैदानी इलाका है देहरादून का। तो आप लोग लगा सकते हैं कि आपका ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश भी आपका देहरादून के अंदर आता है। देहरादून खुद तो ये देहरादून मेन देहरादून है, विकास नगर है, कालसी है, चक्राता है, त्यूनी है। जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, वैसे ही आप लोगों ने अपनी नोटबुक में क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखिए, और प्रश्न क्या पूछा जाता है, और प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन जो देहरादून जनपद है हमारा, इसकी सीमाएं किस किस राज्य के साथ, किस किस जनपद के साथ लगती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं,
जो हमारा, ठीक है, यहाँ से लगा लीजिए आप लोग, क्यूनी से लेकर और आपका ये विकास नगर तक वाला जो एरिया है आपका, पहले आप लोग थोड़ा डायरेक्शन को देख लेना, ठीक है। डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है पश्चिम। तो ध्यान रखना पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ जो आपका देहरादून है ये किससे सीमा बनाता है, ये बनाता है आपका हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश का अगर पर्टिकुलरली ज़िला पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो देहरादून के साथ सीमा बनाता है, तो आपका जवाब होगा सिरमौर। क्या होगा? सिरमौर जो है वो क्या करता है, हमारे देहरादून के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो गई, उसके अलावा देहरादून के साथ यूपी का जो सहारनपुर है वो क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ध्यान रखना है और यूपी का क्या रखना है ध्यान, सहारनपुर ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब देखिए जो हमारे अपने ज़िले हैं, ठीक है, ये लगा लीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्या पूरब और उत्तरी पूर्वी साइड की तरफ क्या लगता है, उत्तरकाशी लगता है। और उत्तरकाशी किन किन स्थानों से लगता है, आपका त्यूनी हो गया, चक्राता हो गया, कालसी हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा टिहरी लगता है। देहरादून की सीमा किसके साथ साझा होती है, टिहरी के साथ भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है पौड़ी, ठीक है, पौड़ी के साथ भी क्या लगती है, हमारे जो देहरादून है उसकी सीमा लगती है, और हरिद्वार के साथ। तो यानी कि आप कह सकते हो, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, इस तरीके से भी लिखना, किस तरीके से लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे आप लोग देहरादून की सीमाएं, ठीक है। तो सीमाएं किन किन से लगती है, एक तो आपका हो गया, अगर हम राज्य की बात करें तो 2 राज्यों से लगती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक है आपका यूपी, और यूपी का कौन सा जिला, सहारनपुर, ठीक है, यूपी के सहारनपुर से लगती है। और दूसरा अगर हम बात करें एचपी की, ठीक है, दूसरा किसके साथ लगती है, एचपी से लगती है। और एचपी का कौन सा जिला, सिरमौर जिला, एचपी के सिरमौर से क्या लगती है, सीमा लगती है हमारे देहरादून की। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें जिलों की, तो कौन कौन से जिले हैं, जिला अगर हम देखें तो जिले कितने हैं, लगभग 1 2 3 4, ठीक है, 4 जिले हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी हो गया। दूसरा आपका टिहरी हो गया। तीसरा आपका पौड़ी हो गया। और चौथा आपका हरिद्वार हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्या करनी है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत किस तरीके से करनी है, मैप्स के माध्यम से आप लोग अगर चीज़ों को करोगे तो आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इस मैप को ड्रॉ करना, ठीक है, और सीधे एक दो बार देखना, फिर आंखें बंद करना, हाँ भाई उत्तरकाशी की साइड है, फिर टिहरी लग रहा है, फिर आपका पौड़ी लग रहा है, फिर आपका हरिद्वार लग रहा है, इधर आपका सिरमौर पड़ता है, इधर आपका सहारनपुर पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे मैप को क्या करना आप लोगों ने याद करना है। आई होप इतनी चीज़ें जो है आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, जिन लोगों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। अब देखिए मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों की जो 1 या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो वो जो भी उन लोगों के नोट्स बना रखे हैं, जो भी उन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, वो क्या कर लीजिए करें। देखिए एक वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, 1 2 बातें तो आप लोगों को हर लेक्चर के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग उन बातों को क्या कर सकते हैं, अपनी उस बुक में क्या कर सकते हैं, जो नोटबुक है आपकी उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब रही बात जो नए लोग हैं, ठीक है, तो जो नए लोग अभी अभी जो तैयारी में आए हैं, जिन्होंने देखा कि हाँ यार पटवारी का फॉर्म आ गया है, लेखपाल का आ गया है, हम भी क्या करते हैं तैयारी करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं रखा है बाहर की दुनिया में। तो अब देखिए वो लोग क्या करें, वो लोग देखिए वो बिल्कुल
स्टार्टिंग करें अपनी जिला सीरीज से पढ़ने से, या स्टार्टिंग करें आप अपनी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के इतिहास पढ़ने से। ठीक है, हमेशा या तो आप लोग जिला सीरीज से प्रारंभ कीजिए या फिर उत्तराखंड के इतिहास से प्रारंभ कीजिए। क्लियर है? अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। एक आप हिंदी लीजिए, एक आप उत्तराखंड लीजिए और एक जीएस का कोई सब्जेक्ट लीजिए, और कम से कम 1.5 घंटे या 2-2 घंटे के स्लॉट में अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये तरीका आप लोग अपनाओगे, जो नए स्टूडेंट हो उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। चलिए अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर मिटा लेता हूँ और थोड़ा सा एक और जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चीज़ें चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें चल रही है, उसके बारे में कि अभी देखो, अब मैंने देखो जिन लोगों ने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है, या फिर जो लोग न्यू भी हैं, ठीक है, दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या कर रखी है, टेस्ट सीरीज क्या कर रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में कंडक्ट करवा रखी है। टेस्ट सीरीज़ कैसे होती है? ठीक है, आप लोगों को अगर क्या करना है, इन टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं बता दूं। एक टेस्ट आपका गुरुवार को होता है, ठीक है, और एक आपको संडे को होता है। गुरुवार वाला जो टेस्ट होता है आपका, इसके अंदर पहले ही आपको क्या दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं। पूरे 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, और जिस तरीके से यूके SSSC का जो पूछने का तरीका रहता है अपने एग्ज़ाम के अंदर, उसी तरीके से हम यहाँ पर पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूँ कि संडे को क्या होता है, संडे को ओवरऑल होता है। उसमें आप लोगों को कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा। ठीक है, वो उसी तरीके से सेट रहता है। वो प्रश्न पत्र जिस तरीके से यूके SSSC सेट करता है, अलग अलग जगह से प्रश्न उठाए जाते हैं और उस पेपर के अंदर पुट कर दिए जाते हैं। अब देखिए, दोनों टेस्ट का फ़ायदा क्या है। जो स्टूडेंट क्या कर रहा है, बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन टॉपिक को पढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई नया पुराना नहीं है, इसमें कोई वो नहीं होगा कि हाँ यार ये इतने साल से पढ़ रहा है, इतना हो रहा है, या फिर ये नया है पुराना है। ये जो अगर 4 दिन उस बंदे ने अच्छे से इन टॉपिक को समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो क्या कर सकता है, वो उस व्यक्ति को भी टक्कर दे सकता है जो पिछले 2-3 सालों से क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, इस टेस्ट को देने का पुराने वालों के लिए क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर 10 टॉपिक भी हैं तो 10 टॉपिकों का क्या हो जाता है, उनका अच्छे से रिवीजन इस टेस्ट के अंदर हो जाता है। अब दूसरा जो ये संडे वाला टेस्ट है, इस संडे वाले टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं? इस संडे वाले टेस्ट के ये फ़ायदे हैं कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जो नया है ओवरऑल टेस्ट में, वो अपना आकलन कर सकता है कि हाँ यार अभी मेरा स्कोर 20 हो रहा है, फिर मेरा 40 हो रहा है या 45 हो रहा है, धीरे धीरे मुझे इस स्कोर, यहाँ से उसको पता चल जाता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। और पुराने के लिए तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये रामबाण है। ठीक है, तो इन दोनों टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा 7618172369, ठीक है, इस नंबर पर क्या करना है, आप लोगों को मैसेज करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? और मैसेज में आप लोगों को अपना नाम लिखना है और अपने ज़िले का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये जानकारियाँ बतानी थोड़ा ज़रूरी थी। ठीक है, वो उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये भी फंडा है कि ये नहीं कि आप लोगों ने मैसेज कर दिया, आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए और आप लोग टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, अपनी एक्टिवनेस दिखाई नहीं रहे हो, तो भाई मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं एक टेस्ट का वेट करता हूँ, उसके बाद आदमी को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसमें कोई भाईबंदी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। ठीक है, कोई मेरा अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मेरे को पसंद है सिर्फ डेडिकेशन वाले लोग। ठीक है, अगर मैं सबको उस ग्रुप में रखता तो अभी तक उसकी संख्या जो है वो 300-400 पहुंच जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उस ग्रुप में सेलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, और वही लोग हैं जो डेडिकेशन दिखाए। अगर आप भी डेडिकेशन दिखा सकते हो तो आपका वेलकम है उस ग्रुप के अंदर। अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखा सकते तो आप क्लास देखिए, आनंद लीजिए, बस। ठीक है, चलिए अब देखिए इतनी बातें हो गई। ठीक है, सीमाओं से संबंधित बातें हमने देहरादून के बारे में जान ली है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ की थोड़ा सा अन्य बातों के बारे में। जैसे
आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि देहरादून का, देखिए मिलान करने के लिए आते हैं, कई प्रकार के जिला दे देता है और उस जिले का क्या बता दिया जाता है, आगे क्षेत्रफल बता दिया जाता है कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग जरा सा। अब देखिए इस संबंध में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा देहरादून है इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3088 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देहरादून का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बताओगे कि देहरादून का क्षेत्रफल 3088 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं देहरादून के अंदर, आप कहोगे मास्टर जी 10 है। ठीक है, अब 10 में क्या है, जो आपका राजपुर वाली, ठीक है, राजपुर आप लोगों को एक ध्यान रखनी है, एक चक्राता ध्यान रखनी है। अब जो ये राजपुर है ये एससी के लिए, ठीक है, एससी के लिए क्या है, आरक्षित है। एससी आप लोग जानते होंगे अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन जो चक्राता वाली जो सीट है विधानसभा की वो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति। क्लियर है? ठीक है, तो आपसे पूछा कई बार दिया जाता है कि कहीं ये प्रश्न पता नहीं कितने पेपर में मैंने देख लिया, ठीक है, कि जैसे उधम सिंह नगर की नानकमत्ता हो गई और देहरादून की चक्राता हो गई कि कौन सी सीट उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन में कई बार क्या दिया जाता है, चक्राता दिया जाता है। ठीक है, और राजपुर किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है। आई होप इतनी चीज़ें हैं जो दोस्तों वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखिए और क्या बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और बात ध्यान रखनी है आपको साक्षरता से संबंधित। किससे संबंधित ध्यान रखनी है, साक्षरता से संबंधित ध्यान रखनी है। अब देखिए जो देहरादून की साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कितनी है, 84.25%। ठीक है, 84.25% यहाँ की साक्षरता है। और साक्षरता के मामले में उत्तराखंड में देहरादून का क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, साक्षरता के मामले में देहरादून का क्या है, पहला स्थान है। अब आप कहेंगे कितनी है, 84.25, इसको आप लोगों ने नोट डाउन करनी। अब देखिए बात आती है कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है, पुरुष की साक्षरता परसेंट कितना है। तो महिला की अगर हम बात करें तो महिलाओं का है साथियों यहाँ पर 78.54%। कितना है, 78.54% है, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए सबसे, अब आपसे प्रश्न की प्रकृति किस हिसाब से पूछ सकता है प्रश्न कि आप ऐसा बताइए कि देहरादून जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में वो कौन सा जनपद है जहां पर महिलाओं की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। तो आप क्या कहोगे कि ऐसा जनपद कौन सा है, ऐसा जनपद है हमारा कौन सा, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून की महिला साक्षरता, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखना, 78.54% है। कितना है, 78.54% है। और पुरुषों की अगर हम बात करें वो है आपका कितनी है, 89.40%। ठीक है, 89.40%। अब देखिए यहाँ पर गच्चा मत खा लेना। ठीक है, गच्चा किस तरीके से कि आपसे पूछा जाएगा, देखिए साक्षरता के मामले में टॉप पे कौन, देहरादून। ठीक है, महिला साक्षरता के मामले में टॉप पर कौन, आपका देहरादून। लेकिन जब बात आएगी कि पुरुष साक्षरता के मामले में टॉप पर कौन है, तो आप लोग अलग से लिख लेना टॉप 1। ठीक है, टॉप पे कौन है साक्षरता, पुरुष साक्षरता के मामले में, तो पुरुष साक्षरता के मामले में टॉप पे है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, जहाँ जिसकी जो साक्षरता है वो कितनी है, 93.90% है। पुरुष साक्षरता कितनी है यहाँ की, 93.90% है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें जितनी मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों को बता दी गई है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक दो बातें और जान लीजिए आप लोग। ठीक है, देन हम देहरादून के थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
भले एक एक दिन में 30 या 35 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड होंगे, लेकिन देहरादून को हमने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से हमने क्या करना है यहाँ पर कवर करना है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, वो लोग कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लिंगानुपात से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आप बताइए कि देहरादून का जो लिंगानुपात है वो कितना है, ठीक है। तो लिंगानुपात है यहाँ का 902। अब देखिए 902 क्यों लिखा है यहाँ पर, ये भी आप लोग ध्यान लीजिए। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं कि जैसे 1000 लड़के हैं, ठीक है, 1000 लड़के हैं, उनके सापेक्ष लड़कियाँ कितनी हैं। यानी कि आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई गाँव है, ठीक है, वहाँ आप लोग कैसे ध्यान रखोगे कि वहाँ लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। तो 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियाँ हैं, देहरादून के अंदर 902 लड़कियाँ हैं, ठीक है। कितनी लड़कियाँ हैं, 902 लड़कियाँ हैं, यानी कि 98 लड़कियों की क्या है यहाँ पर कमी है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो लिंगानुपात आप लोग ध्यान रखना यहाँ का कितना है, 902 है। उसके अलावा जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जो है यहाँ का 549 है, ठीक है। जनघनत्व देख लीजिए आप लोग, जनघनत्व कितना है, 549 है, ठीक है। अब देखिए जनघनत्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग जो लोग नए हैं वो लोग विशेष ध्यान देना। जनघनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर ऐसे में, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो पूरा एरिया है उसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना है, 549 है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, जो आप लोगों को क्या रखने थे, ध्यान रखने थे। अब देखिए, अब आने वाला जो है हमारा, आने वाला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा किसके बारे में पढ़ेंगे, देहरादून के नाम और थोड़ा देहरादून की हिस्ट्री हमने पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखोगे, समझना आप लोग चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं। चलिए, इसको मिटा लेते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा देहरादून के नामों के बारे में, ठीक है। आप लोगों से कई बार देहरादून के नाम पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डाल देना आप लोग देहरादून के नाम, ठीक है। तो देहरादून के नाम, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नाम की, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे, प्राचीन नाम क्या है देहरादून का, ये जब भी पूछा जाएगा तो आप बताना पृथ्वीपुर। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है, पृथ्वीपुर है, ठीक है। प्राचीन नाम की बात करेगा तो देहरादून का पृथ्वीपुर है। उसके अलावा एक नाम ये हो गया, दूसरा है द्रोणनगर, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, द्रोणनगर। द्रोणनगर क्यों बोला गया है, ठीक है, द्रोणनगर बोला गया है द्रोणाचार्य, ठीक है, जो द्रोणाचार्य थे पांडवों के गुरु, कौरवों के गुरु, द्रोणाचार्य के तप स्थली होने के कारण, ठीक है, तप स्थली होने के कारण देहरादून क्यों, द्रोणनगर क्यों है, द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ध्यान देना, देहरादून क्यों पड़ा नाम, ठीक है, देहरादून। इसमें आप लोगों को एक कहानी ध्यान रखनी है, एक किंवदंती ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। आप लोगों की समझ में पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कोई भी बुक उठाओगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि 1676, या कई किताबों में लिखा है कि 1699 में क्या आए, गुरु राम राय कहाँ पर आए, आपके देहरादून वाले इलाके पर आए, और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा जमाया, और डेरा जमाने के कारण उसका नाम देहरादून पड़ा, और कालांतर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उसका नाम क्या हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा इससे डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा
देहरादून, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जिट डेट है। कहीं आप परीक्षावाणी में देखोगे तो वहाँ पर 1699 लिखा हुआ है कि 1699 है गुरु राम राय का आगमन टाइम, लेकिन जो गुरु राम राय का आगमन टाइम है यहाँ पर देहरादून के अंदर है वो है 1676, ठीक है। आप लोग ज़्यादा किसको प्रेफरेंस करोगे, 1676 को करोगे, ठीक है। तो 1676 में क्या होता है, आगमन होता है किसका, गुरु राम राय, गुरु राम राय का। अब ये गुरु राम राय कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को इनके बारे में क्या ध्यान रखने हैं कि आखिरकार इनकी वजह क्या थी यहाँ पर आने की और कहाँ से ये आए थे। तो गुरु राम राय जो थे ये हैं आपके जो 7वें गुरु थे हमारे सिखों के, ठीक है। 7वें गुरु जो थे सिखों के वो थे आपके कौन, श्री गुरु हर राय, ठीक है। श्री गुरु हर राय क्या थे, 7वें गुरु थे सिखों के। अब देखिए 7वें गुरु श्री गुरु हर राय थे। जो गुरु राम राय हैं गुरु राम राय किसके बेटे हैं, श्री गुरु हर राय के बेटे हैं। अब देखो ये आते हैं कहाँ से, करतारपुर पंजाब से। कहाँ से आते हैं, करतारपुर पंजाब से आते हैं। आने की वजह क्या है, ठीक है, देहरादून में आने की इनकी वजह क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति थे गुरु राम राय काफ़ी टैलेंटेड थे, लेकिन इनका एक बड़ा भाई था हरिकिशन, ठीक है। हरिकिशन था हरिकिशन था जो गुरु राम राय का क्या था, बड़ा भाई था। अब बड़ा भाई था तो गुरु हर राय ने क्या कर दिया था, 8वां गुरु जो थे सिखों के वो किन्हें नियुक्त कर दिया था, हरिकिशन जी को नियुक्त कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण गुरु राम राय जो हैं वो हमारे नाराज हो जाते हैं और वो भ्रमण पर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, भ्रमण पर निकल जाते हैं। और जैसे ऐसे माना जाता है, कहानियाँ हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है जैसे वो देहरादून नामक स्थान पर पहुँचे तो उनके जो घोड़ा था, ठीक है, जो घोड़ा था उनका, उसके पाँव क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है। पाँव धंस जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपके गुरु राम राय हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपने धनुष बाण लेते हैं और अपने बाणों के बौछार चारों दिशाओं में करते हैं। तो जहाँ जहाँ तक गुरु राम राय के क्या जाते हैं, बाण जाते हैं, तो उतना एरिया क्या कर लेते हैं, वो अपने लिए निश्चित कर लेते हैं। और जो भी उनके साथ लोग आए रहते हैं तो उन लोगों ने उस स्थान पर क्या कर दिया था, डेरा डाल दिया था, ठीक है, रहना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि डेरा डाल दिया था। अब देखिए डेरा डाला तो इस स्थान का नाम पहले क्या था, देहरादून। लेकिन कालांतर में, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, देहरादून पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी मानी जाती है कि जो ये गुरु राम राय थे हमारे, इनके जो मुग़ल शासक कौन था उस टाइम पर, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब से काफ़ी अच्छे संबंध थे और उसने क्या किया था, औरंगजेब ने फतेह शाह जो था यहाँ पर, गढ़वाल का जो शासक था उस टाइम पर, उससे क्या किया था, कांटेक्ट किया था कि भाई ऐसा है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, फ़कीर आदमी है, संत आदमी है, इसको अपने यहाँ क्या कर लो, आप लोग रख लो, शरण दे दो, मतलब यहाँ पर रखो उसको। तो फतेह शाह के टाइम पर ही क्या हुआ था, जो गुरु राम राय हैं उनका आगमन होता है हमारे उत्तराखंड के अंदर, यानी कि देहरादून के अंदर। और फतेह शाह इनको क्या करते हैं, 3 गांव दान में देते हैं। कितने गांव दान में देते हैं, 3 गांव दान में देते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों की क्या हो गई होगी साथियों, क्लियर हो गई होगी। आई होप बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा, ऐसी मुझे आशाएं हैं। अब देखिए 3 गांव देता है, ठीक है। तो एक और सब सेंटेंस पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने पीर हिंदू, ठीक है, पीर हिंदू गुरु राम राय को किसने कहा, तो पीर हिंदू भी आपके औरंगजेब ने गुरु राम राय को कहा है, ठीक है। उसके बाद गुरु राम राय के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट और ध्यान रखना है, 1699 में इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, देहरादून में गुरुद्वारा बनाया जाता है। और जिस गुरुद्वारे में लगभग, ठीक है, लगभग 1676 से ही क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, झंडे मेले का आयोजन होता है, ठीक है। झंडा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का। और ये झंडा मेला जो है साथियों, ये होली के 5 दिन बाद लगता है, ठीक है।
होली के 5 दिन बाद लगने वाला कौन सा है, झंडा मेला है। उसके अलावा गुरुद्वारा से जो एक और प्रश्न आप लोगों का बन सकता है कि जो ये गुरुद्वारा है ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये मुगल शैली में बना हुआ है। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है, मुगल शैली में ये बना हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, किससे संबंधित, गुरु राम राय से संबंधित। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग उसे क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलिए अब देखिए आगे की थोड़ा सा अब कहानी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आप थोड़ा सा आइए रानी कर्णावती पर। ठीक है, थोड़ा सा इससे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो कर्णावती, रानी कर्णावती की भी थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र मिलता है, क्योंकि 1636 के आसपास जब मुगल काल में कौन शासन कर रहा था, आपका शाहजहाँ शासन कर रहा था, तो उस टाइम पर शाहजहाँ का सेनापति था नवाजत खां। ठीक है, तो नवाजत जो खां था उसने क्या किया था, गढ़वाल वाले रीजन पर क्या किया था, अटैक किया था। और जब उसने अटैक किया था तो उसकी हार होती है रानी कर्णावती से, और रानी कर्णावती क्या करती है, उस शासक को लज्जित करती है, शर्मित करती है, और उसके सैनिकों के क्या कटवा लेते हैं, नाक कटवा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा 1636 की बात ध्यान रखना। ठीक है, कब की बात है, 1636 की बात है। ठीक है, तो आपको पता है शाहजहाँ थे, शाहजहाँ के सेनापति हुए आपके कौन, नवाजत खां। इस नवाजत खां और महारानी कर्णावती के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में क्या होता है, जब ये अटैक करता है तभी तो युद्ध होगा। ठीक है, तो नवाजत खां की क्या होती है, हार होती है, नाक काट दी जाती है, किसके द्वारा, महारानी कर्णावती के द्वारा। तो ये महारानी कर्णावती कौन है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो ये गढ़वाल शासिका थी, शासिका कहे या संरक्षिका कहे। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है महारानी कर्णावती से कि महारानी कर्णावती किसकी पत्नी थी, तो महपति शाह की पत्नी है ये। उसके अलावा आपके जो पृथ्वीपति शाह हैं, पृथ्वीपति शाह की क्या है, माता है, और संरक्षिका भी है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की कौन है, संरक्षिका है। कई बार प्रश्न बनता है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है, तो वह आपकी महारानी कर्णावती। ठीक है, इनके द्वारा ही, ठीक है, जो ये महारानी कर्णावती है इनके द्वारा ही कौन सा गांव बसाया गया था, आपका जो करणपुर है, जो कोचिंग के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है देहरादून के अंदर, करणपुर इनके द्वारा ही बसाया गया है। उसके अलावा एक और न्यू फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, निकोलस मनुची। ठीक है, निकोलस मनुची एक इतिहासकार है। ठीक है, इस निकोलस मनुची ने जो हमारी कर्णावती है, महारानी कर्णावती है, उनको साक्षात दुर्गा का है। ठीक है, क्या बोला है, जो आपकी कर्णावती है, महारानी कर्णावती है, उसको निकोलस मनुची ने क्या बोला है कि ये क्या है, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। और ऐसा इस किस बुक में कहा इन्होंने, तो ये है स्टोरियो। ठीक है, स्टोरियो डू मैग्नोर। ठीक है, स्टोरियो डू मैग्नोर के अंदर इन्होंने क्या कहा है, महारानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा बताया है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है, नए नए प्रश्नों की तलाश कर रहा है। ठीक है, 20, 30, 40, 30, 35 क्वेश्चन तो वही घिसे पिटे पुराने रखेगा, लेकिन 35-40 प्रश्नों का वो नया नया संकलन करेगा। तो आप लोग इन चीज़ों, नई नई खोजी चीज़ों की तरफ जरूर जाए। ठीक है, तो इतनी बात हो गई होगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा लेता हूं मैं अब। बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट्स बनाना। देखिए देहरादून जनपद में मुझे भले 7 दिन लग जाएं, ठीक है, करवाते करवाते, लेकिन देहरादून जनपद की एक एक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, सीधे आओ आप लोग 1700
57 पे, ठीक है, 1757 पे, जहाँ एक तरफ क्या थी, अंग्रेज़ों की नज़र हमारे देश पर पड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर रोहिला सरदार था एक, जिसका नाम था नजीमुद्दौला। क्या नाम था? नजीबुद्दौला। ये नजीबुद्दौला कहाँ का सरदार था? रोहिला, ठीक है। रोहिला या रोहिलखंड किस स्थान को बोला जाता है? जो आपका वर्तमान में क्या है, नजीमाबाद है, ठीक है, नजीबाबाद है, उसे बोला जाता है आपका रोहिला, ठीक है। तो ये नजीबुद्दौला जो था, इसने अटैक कब किया? आपके देहरादून वाले रीजन पर इसने किया आपका 1757 में, ठीक है, और 1770 तक, ठीक है, 1770 तक इसने यहाँ पर क्या किया? रूल किया, यानी कि राज किया इस वाले क्षेत्र पर, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और पूछा जाता है किसके टाइम पर किया था, तो वो किया था प्रदीप शाह के टाइम पर। किसके टाइम पर किया था? प्रदीप शाह के टाइम पर था। उसके अलावा अब एक और फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है इतिहास से संबंधित जो है देहरादून से, वो है आपका 1785 का। 1785 में क्या घटना होती है? गुलाम कादिर, ठीक है, गुलाम कादिर है एक शख्स, ये भी क्या है? रोहिलखंड का है, यानी कि नजीमाबाद कहिए आप लोग, ठीक है, रोहिला यहाँ का ये शख्स था, ठीक है। इसने भी ये क्षेत्र जीता था, देहरादून वाला, और यहाँ पर क्या किया था? इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था उमेद सिंह को, ठीक है, ये उमेद सिंह को इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था। और इसी उमेद सिंह से जो हमारे प्रद्युम्न शाह हैं, यानी कि गढ़वाल के 54वें राजा सुदर्शन शाह के पिताजी, ठीक है, और खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे जाने वाले शख्स 14 मई 1804 को, ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक बेटी थी, ठीक है, उसकी शादी इन्होंने किससे करवाई? उमेद सिंह से करवाई, ठीक है। और इस उमेद सिंह को इस गुलाम कादिर ने, ध्यान रखना, इस गुलाम कादिर ने गवर्नर नियुक्त किया था दून वाले क्षेत्र का, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी आज जो हमारा ये लेक्चर है ये इतना ही रहेगा, ठीक है। आज हमने लगभग 35-40 मिनट का वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से इसके नोट्स बनाना, ठीक है, देहरादून अलग करना आपको, ठीक है। और फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। फिर हम यहाँ के प्रसिद्ध चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ के ताल, यहाँ की नदियाँ, जो जितना भी इसकी भौगोलिक चीज़ें हैं। फिर एक एक स्थल हम यहाँ का पढ़ेंगे, त्यूनी हो गया, चक्राता हो गया, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ के संस्थान हमने पढ़ने हैं। तो यहाँ से जुड़े हुए व्यक्तित्व जो हैं, सब चीज़ हमने यहाँ के पढ़नी है, यहाँ के नेशनल पार्क, हर एक चीज़ देखनी है। बस आप लोगों को क्या करना है? अपना डेडिकेशन दिखाना है। हाँ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। और ग्रुप में ज्वाइन होने की शर्तें मैंने आप लोगों को बता दी। भैया वही लोग ज्वाइन होना जो लोग डेडिकेशन दिखा पाए और अपनी तैयारी को उच्च लेवल पर ले जा पाए। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।